Hello everyone, this is Sonia Sharma and welcome to all of you in this video. क्लास 11th का चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज के वीडियो में हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करने वाले हैं। कभी कभी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर दिखता है तो कभी पार्टिकल बिहेवियर दिखता है। इसी को ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है और इसी ड्यूल नेचर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो पार्टिकल बिहेवियर है वो बोर एटॉमिक मॉडल के जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। तो हम शुरू करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रो, इनविजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में ये सोचा जाता था कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है और एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसका ड्यूल नेचर होता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं और जो उस पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती हैं और वेव नेचर की भी शो करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जो वेव नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ते हैं। जो थ्योरी है ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में दी थी। द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, जो द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स like the heated rod or filament of bulb through which electric current is passed continuously in the form of radiation is called the radiant energy। अगर कोई भी सोर्स है, मान लीजिए हमारे पास कोई हीटेड रोड है या फिर बल्ब का फिलामेंट है, तो वो लगातार क्या करेगा, एनर्जी एमिट करता रहेगा कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस की फॉर्म में वो एनर्जी एमिट करता रहेगा और उसको क्या बोलेंगे, रेडिएंट एनर्जी। एंड रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों कंपोनेंट जो प्रोपोगेट करते हैं, ये जो रेडिएशंस हैं उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और दो कंपोनेंट कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही होते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस वजह से ऊपर यहाँ पे एरो लगाया गया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, द रेडिएशंस पोजेसिस वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो रखती हैं वेव कैरेक्टर और वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ही वो ट्रेवल करती हैं। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और उसके बाद जो बिकॉज ऑफ द अबो करेक्टरिस्टिक्स रेडिएशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोला जाता है। और दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम फॉर प्रोपोगेशन के लिए इन वेव को कोई मटेरियल या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, रेज फ्रॉम द सन रीच अस थ्रू स्पेस। जो सन से रेज आती हैं स्पेस के थ्रू आती हैं, विच इज नॉन मटेरियल मीडियम, उस वो मतलब मटेरियल नहीं माना जाता है, स्पेस के थ्रू आती हैं। तो ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो कैसी होती हैं, इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद जो करैक्टरिस्टिक्स है इन वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो वेव नेचर शो करती हैं, तो वेव की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ते हैं। द मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी और वेव नंबर। किसी भी वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी और वेव नंबर। और
गाइज जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे ट्रेवल करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। और जो ऑल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, अगर वेव की प्रोपोगेशन ऐसे है तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमने एक वेव बना रखी है जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है क्रस्ट, मतलब हाइट होती है वेव की, पीक। और जो ये वाली होती है वो डेप्थ होती है किसी भी वेव की, उसको बोला जाता है ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। और जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वेव की, सबसे पहले है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? Wavelength of a wave is defined as distance traveled by distance between any two conjunctive crust and trough। जो दो कंजक्टिव क्रस्ट और जो ट्रफ है उनके बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए ये क्रस्ट हुआ और ये ट्रफ हुआ, तो जो ये लगातार क्रस्ट और ट्रफ है, यहाँ से मतलब दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ नीचे ऐसे चले तो इन दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर दो ट्रफ की डिस्टेंस ले सकते हैं, वो भी क्या होगी? वेवलेंथ। जैसे देखते हैं, वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है और लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में इसको मेजर करते हैं। और जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या फिर नैनोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपको याद करना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर आप याद कर लीजिए, बाकी खुद कन्वर्ट कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव पास होती हैं? 1 सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वेव पास होंगी वही क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है उस वेव की। और फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, न्यू एंड एक्सप्रेस्ड इन हर्ज, हर्ज में मेजर करते हैं। और साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल पास हुई है, तो वही क्या होगा? साइकिल पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। और सिंपली पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आएगी? पर सेकेंड, या फिर हर्ज और साइकिल पर सेकेंड। और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी किसी भी वेव की डिफाइंड एज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वेव के द्वारा जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो होती है उस वेव की वेलोसिटी। और वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो वेलोसिटी होती है वो क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी। डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकेंड, तो क्या आ जाएगी इसकी यूनिट? मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, या मीटर सेकेंड इनवर्स। उसके बाद गाइज जो अदर करेक्टरिस्टिक्स है वेव की, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर, वो देखते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। जो कोई भी वेव है उसकी जो हाइट होगी उसी को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अगर ये वेव है तो इसके जो क्रस्ट है उसकी जितनी हाइट होगी, या फिर जो डेप्थ है उसकी जितनी, सॉरी जो ट्रफ है उसकी जितनी डेप्थ होगी, वही क्या होगा? एम्पलीट्यूड। इसी को एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। और जैसे नेक्स्ट है, एम्पलीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो लेंथ की यूनिट होती है उसी में इसको मेजर कर सकते हैं। और वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लेंथ इतनी है, इसके अंदर कितनी वेव प्रेजेंट होती है? मान लीजिए इसके अंदर ये 1 और 2, मान लीजिए 3 वेव प्रेजेंट है, तो उसकी वेव नंबर कितना हो जाएगा? 3। तो नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव प्रेजेंट है, तो इट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर, और रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार पढ़ा जाता है इस चीज को, न्यू बार। और किसका रिवर्स होगा? 1/λ, वेवलेंथ का रिवर्स होगा। और वेवलेंथ को मैं एक्सप्रेस किया था सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स।
और जो रिलेशनशिप होता है वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की, वो होता है c इज इक्वल टू न्यू इंटू वेवलेंथ, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, न्यू इंटू लैम्डा। ये रिलेशन होता है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में। या आप ये याद कर सकते हो, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, different type of electromagnetic radiations differ only in the wavelength and hence frequency। जो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि गामा रे, कॉस्मिक रे, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, तो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगी। तो जो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अलग अलग रेडिएशंस को अरेंज किया जाता है, अलग अलग रेडिएशंस को जो अरेंज किया जाता है इन दी ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमने अभी पढ़ा न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स होती है। तो अगर इंक्रीजिंग जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो इंक्रीजिंग वेवलेंथ है उस ऑर्डर पे होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो उसी से जो कंप्लीट जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। फिर है गाइस, जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका ऑर्डर हमें कैसे याद रखना होता है वो देख लेते हैं। ऑर्डर हम याद रखते हैं उसका जैसे एक ट्रिक की हेल्प से। राम इनविजिबल, इस तरफ से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले राम इनविजिबल, इनविजिबल, यहाँ पे विजिबल, फिर यू, फिर एक्स, फिर जी, फिर को और फिर बाय। इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं। राम मतलब रेडियो वेव, और इन RAM, आर मतलब रेडियो वेव, और जो M है वो माइक्रोवेव, और उसके बाद इन IR इंफ्रारेड रेडिएशंस, इन विजिबल, विजिबल रेज, U अल्ट्रावायलेट रेज, और UX, X मतलब एक्स रेज, और G मतलब गामा रेज, को मतलब कॉस्मिक रेज। और ये ऐसे ही याद करने के लिए तो क्या ट्रिक है? राम इनविजिबल, UXG को बाय रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। तो सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ होती है, डिक्रीज क्या था? इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव की होती है, और जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी रेडियो वेव की, और जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इसका उल्टा मतलब कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज़्यादा। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज देखते हैं तो हमने सबसे पहले यही रेडियो वेव, माइक्रो, राम इनविजिबल, UXG को बाय। तो हम 10⁻⁴ से शुरू करते हैं यहाँ से, और 2 हमें डिक्रीज होते जाना है। जो रेडियो वेव है उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर देखते हैं तो 10⁻⁴ से स्टार्ट किया, फिर 2 कम, उसके बाद माइक्रोवेव जो है 0, और मतलब 4 कम होते जाना है। यहाँ पे 2 पे ये ऐसे ही 10⁻⁴ के बाद डायरेक्ट 0 माइक्रोवेव की, फिर -4 इंफ्रारेड रेडिएशंस की, -4 के बाद -8 UV रेडिएशन मीटर के अंदर, और -10 ऐसे बीच में, और 10⁻⁻12 मीटर एक्स रेज, और -14 गामा रेज। और जो कॉस्मिक रेज हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 10⁻⁻16 मीटर। और फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में मेजर की गई है। यहाँ से हमने 10⁻⁴ लिखा यहाँ पे भी पर सेकंड, और उसके बाद 10⁻⁸ पर सेकंड। जैसे जैसे ये मतलब वेवलेंथ यहाँ पे डिक्रीज हुई
तो फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, इस तरफ इंक्रीज करनी है। तो इसमें तो ऊपर वाले में हम 4 डिक्रीज होते गए, लेकिन इसमें इंक्रीज होना है 10⁴, उसके बाद 8, फिर IR रेडिएशन 10⁻12 पर सेकेंड, UV रेडिएशन 10⁻16, एक्सरे 10⁻20, और उसके बाद जो 10⁻22 गामा रेज और 10⁻24 कॉस्मिक रेज। 4 के बाद 8, 8 के बाद फिर 12, फिर 16, 16 के बाद 20, 10 इंक्रीज हुआ, लेकिन इसमें 2 का इंक्रीज हुआ, ये ध्यान रखना है पर सेकंड में। और जो विजिबल रेज है उसकी जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वो होता है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है इसके वेवलेंथ का ऑर्डर। तो ये हमें अलग अलग जो स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ 7 कलर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट का 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है वेवलेंथ का ऑर्डर। तो गाइज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम पढ़ा है, इन सभी टॉपिक के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। जो 5800 एंगस्ट्रॉम जो वेवलेंथ है, तो हमें वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। हमें डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना है। जो वेव नंबर है वो होता है वेवलेंथ का रिवर्स होता है। तो वेवलेंथ हमारी दे रखी है, इसको एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, तो हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद वेव नंबर हम इसका मीटर इनवर्स में निकाल सकते हैं 1/λ। और फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू पता है तो न्यू इज इक्वल टू c/λ। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू हमें मतलब वहाँ से पता चल गया है, इसमें आंसर क्वेश्चन में गिवन है, और वहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो भी आप खुद ट्राई कर सकते हो इसी फार्मूला के बेस पे। और जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। The wavelength range of visible spectrum extend from violet 400 nanometer to red 750 nanometer. Express these wavelength in frequency. तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जो वेवलेंथ दे रखी है उनको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना है। तो देख लेते हैं। जो वॉयलेट रेडिएशंस है जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, तो आप मीटर में कैसे लिखोगे 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा, न्यू इज इक्वल टू c/λ। सी की वैल्यू हमें पता होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो लैम्डा है वो हमारा गिवन है। तो हर्ज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, या फिर पर सेकेंड लिख सकते हो या फिर हर्ज लिख सकते हो। ऐसे ही जो रेड रेडिएशन है 750 नैनोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसको न्यू इज इक्वल टू c/λ, हम यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पार्टिकल नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।